नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क की एक खास पेशकश जिसमें हम लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत और आगामी विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शुक्रिया सर। जो चुनौती है वो आपके सामने सबसे ज़्यादा है। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव होने जा रहा है। उम्मीदें आप पर भी हैं क्योंकि आप संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में संगठन में किस तरीके के बदलाव आपके स्तर पर किए गए हैं जिससे आपको लगता हो कि नतीजे आपके पक्ष में और बेहतर आएंगे? उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, हमारे 2 उपचुनाव हुए राज्य के अंदर, सभी चुनाव में जीता। विधान परिषद स्नातक का चुनाव हुआ, वो भी हम जीते। पंचायत का चुनाव हुआ, वो भी मैं चुनाव जीता। 2022 का भी चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कारण है, एक तो संगठन की संरचना बूथ स्तर तक है, शक्ति केंद्र के हैं, और वर्तमान में 23 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 27,600 शक्ति केंद्रों से सीधे जोड़ने वाले हैं। विजय बूथ अभियान का शुभारंभ हो रहा है। उसके पहले राज्य के अंदर सभी 400 विधानसभाओं में 50 नेता 16 से लेकर 20 तक के बीच में सभी विधानसभाओं की बैठक है, जिसमें शक्ति केंद्र का संयोजक, शक्ति केंद्र का सत्यापन अधिकारी, शक्ति केंद्र का प्रभारी, ऐसे 5 बूथ को देखने वाले और उसका सत्यापन करने वाला, उसके पास सत्यापन होना है। और संगठन के दृष्टि से 25 सितंबर तक पन्ना प्रमुख हम बनाने वाले हैं। यानी पन्ना प्रमुख पहले बन जाएगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को है। उस दिन उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों में मंडल का सम्मेलन करेंगे और पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन करेंगे मतदाता सूची के हिसाब से। तो संगठन की रचना चुस्त दुरुस्त है। कोरोना महामारी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे बूथ को डिजिटल से राष्ट्र से और बूथ को जोड़ा, और सभी कार्यकर्ताओं ने, राज्य के सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा किया, क्योंकि संगठन कार्यकर्ता आधारित है। ये कोई ट्रस्ट नहीं सपा बसपा कांग्रेस जैसा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए संगठन के आधार पर ही पार्टी चलती है और कार्यकर्ताओं का निर्माण की एक प्रक्रिया है। मतलब इसमें चेला बनाने के लिए कार्यकर्ता नहीं रखे जाते हैं कि वो चेला रहे। वो भविष्य का कौन देश का नेतृत्व कर सकता है, राज्य का नेतृत्व कौन कर सकता है, और संगठन को सही दिशा पर ले जा सकता है। इसलिए हमारे नेताओं का भी एक गौरवशाली इतिहास है इस भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कुर्ते पर एक दाग नहीं लग सकती है। तो नेता का नेतृत्व, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी में, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, और राज्य के अंदर योगी जी। तो नेता की परिश्रम की पराकाष्ठा, उसकी ईमानदारी और कार्यकर्ताओं का तपस्या, तप, त्याग नीचे तक, यानी संगठन चुस्त दुरुस्त है। इसके बदौलत 2022 का चुनाव हम 100% जीतेंगे। सर, लेकिन राज्य के संगठन के मुखिया के तौर पर कार्यकर्ता को जोड़े रखने के लिए, कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो उसी उत्साह के साथ, उसी जज्बे के साथ आपके साथ जुड़ा रहे, अब भले ही उसको कोई फल उसका मिले या ना मिले, क्या कुछ कोशिश रहती है? देखिए, अच्छी तरह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जानता है कि राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। क्या सभी लोग रोकना चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री न बने, ये न बने, सभी लोग न बने, और हमेशा इतिहास गवाह भी है। कभी शकुनी तो कभी कोई ना कोई मंथरा, शकुनी मंथरा, वहाँ तो एक 2 ही थे, एक शकुनी थे, एक मंथरा थी, जिसके कारण रामराज नहीं, युधिष्ठिर का रामराज नहीं हुआ, राज्य स्पेक ने। इस समय तो जाने कितने सोशल मीडिया के माध्यम से योगी जी को घेरने का काम करते हैं, देश के मोदी जी को काम करते थे। मेरा एजेंडा क्लियर है। यदि 370 समाप्त करने की बात करेंगे, हम 370 हटाने की बात करेंगे तो आप हमें सांप्रदायिक कहेंगे। हम वंदे मातरम की बात कहेंगे तो हम सांप्रदायिक कहेंगे। हम कहेंगे सामान्य नागरिक संहिता की बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक कहेंगे। हम अपने को हिंदू कहेंगे तो आप समझते हैं कि हाँ सांप्रदायिक है। मैं 3 तलाक हटाने की बात करेंगे तो आप कहेंगे सांप्रदायिक है। ये अटल जी को भी इसी तरह घेरते थे, आज मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को भी घेर रहे हैं, आदरणीय योगी जी को घेर रहे हैं।
कार्यकर्ता अच्छी तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी है इस देश के अंदर, तभी राम मंदिर का निर्माण होगा। ये सपा बसपा कांग्रेस के शासन में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो जो आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, जिसमें राम मंदिर का निर्माण है, जिसमें हिंदू धर्मांतरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विधेयक हैं, कानून हैं, लव जिहाद है, घर वापसी है, क्या ये सारे मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे या 4.5 साल जो विकास के मोर्चे पर काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो विकास प्राथमिकता में रहेगा? एक हाथ में ऊपर क्या है? एक हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा। आज मेरे को बताइए, उत्तर प्रदेश में, ये विषय में थोड़ा साइड है, उत्तर प्रदेश में 15 सालों से 20 सालों से सपा बसपा का शासन है। आप देखते थे कितने बम विस्फोट होते थे, सप्ताह में एक बम विस्फोट होता था आतंकवादियों के द्वारा, और गुंडे मवाली तो सड़कों पर घूमते थे। ठेका टेंडर कोई ले नहीं पाता था। गाजीपुर से गाजियाबाद तक, सहारन से सुल्तानपुर तक आप चले जाइए, 5 बजे लोग अपना ताला बंद कर देते थे। बेटी घर के अंदर, बाहर भैंस है तो भैंस उठा ले जाते थे सपा शासन में, जो मिल जाए चोर उसको उठा ले जाता था। आज योगी शासन में गाड़ी पलट रही है, गाड़ी पलट नहीं रही है, मतलब कुल मिलाकर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक नेता पंजाब से भी चले थे, डर रहे थे कहीं रास्ते में गाड़ी ना पलट जाए जी। हाँ, इसलिए उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में चुस्त दुरुस्त है। दूसरी बात, आप देश में आज़ादी के बाद 70 सालों के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, एक गांव को, एक गरीब को उठा लीजिए। एक महिला, जब मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में था, एक दलित महिला, आदिवासी महिला से पूछा कि माँ किसको वोट दोगी? कहीं अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि क्यों दोगी और कौन बेटा है तुम्हारा? तो बोली मेरा बेटा दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली में क्या करता है? बोले मोदी जी हमारे बेटे हैं, मैं उसी को वोट दूंगा। हम कि क्यों? बोला जिसमें चाय आप पी रहे हैं, एक गैस का कनेक्शन मुझे मोदी जी ने दिया। ये पक्का छत जो देख रहे हैं जिसमें नीचे आप बैठे हैं, आदरणीय मोदी जी ने दिया है। शौचालय आदरणीय मोदी जी ने दिया है। किसान सम्मान निधि, मेरे 3 बच्चे, तीनों के खाते में अलग अलग आता है, दोनों के एक एक बीघा जमीन है, तीनों के अकाउंट में आते हैं। किसान सम्मान निधि है। अब मुझे कर्ज नहीं मांगना पड़ता, आयुष्मान कार्ड मेरे पास है। सभी संपूर्ण योजनाएं गरीब के खुशहाली के लिए आदरणीय मोदी जी ने किया है और आदरणीय राज्य में योगी जी ने किया है। सर यही मेरा सवाल था, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार की योजनाओं पर लड़ा जाएगा या राज्य सरकार की योजनाओं पर? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर हम लड़ेंगे चुनाव। आज डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो आज हम प्रधानमंत्री आवास, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास बनटांगिया और मुसहर को आवास मिलता? मुसहर कहीं गिनती में होता? ऐसे कई गांव, राजस्व थारू जातियों को राजस्व में जोड़ा गया गांव, जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए तो हर एक क्षेत्र में नंबर 1 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1, शौचालय में नंबर 1, सौभाग्य योजना में नंबर 1। आज सभी गरीबों को, कोरोना महामारी में भी 15 करोड़ लोगों को राज्य के अंदर सीधे 2 बार 1 महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री द्वारा, यानी 5 से 15 के बीच में एक और 20 से 30 के बीच में एक बार, दोनों को बांटने का काम कोई गरीबों को कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी। लेकिन जो विपक्ष है सर उत्तर प्रदेश का, वो आपकी बातों से कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहा है? विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि 400 सीटें तो विपक्ष एक दल जीत रहा है। कैसे लाएंगे 400 सीटें? और कहाँ से लाएंगे? कब्र खोद के लाएंगे क्या? 400 सीटें कहाँ से आएगा? मैं आपसे वो 3 सीटें बता दें जो नहीं जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं विपक्ष को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बीजेपी को दे रहे हैं। ये अपने बयान से वह सत्य साबित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहे हैं। कार्यकर्ता विश्वास नहीं करेगा सपा का। वह 16 में भी जान गए थे हमारी सरकार नहीं आ रही है, तभी तो पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए और पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने कह दिया था कि आजीवन इनका आवास बना रहेगा। 2016 में जो कैबिनेट प्रस्ताव उन्होंने कहा कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री आजीवन
मुख्यमंत्री आवास बना रहेगा पूर्व मुख्यमंत्रियों का। तो 16 में भी वो समझ गए थे, नहीं वह 100-200 से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मैं तो 1500 लोगों से प्रतिदिन मिलता हूँ। चलिए, उनके आहट से एहसास हो जाता है कि सरकार किसकी आ रही है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, वो 400 सीट नहीं ला रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटें ला रही है 2022 में? हम सरकार बनाएंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत और विकास के नाम पर दम बनाएंगे, ईमानदारी के नाम पर। राष्ट्रवाद के साथ हाँ, पूर्ण विकास। नहीं, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आज मेरे को बताइए, देव दीपावली, दीपो उत्सव, कावड़ यात्रा में भी सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की पहली बार वर्षा हुई। सोनिया और राहुल कहेंगे राम नहीं, राम सेतु नहीं है, राम के अस्तित्व को नकारते हैं लोग। और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है मोदी योगी के नेतृत्व में। और कोई भी आज जितनी भी योजनाएं हैं आज उठाकर देख लेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या का विकास, एयरपोर्ट से लेकर सभी लोगों को रोजगार मिलने वाला है, चित्रकूट, ब्रजधाम का, मथुरा का, और सभी योजनाएं ठीक ढंग से चल रही है और आगे बढ़ रही है। यदि ये नहीं होगा तो कैसे काम? जैसे उदाहरण मैं देता हूँ सर, मैं माफ़ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, आपने कांवर का जिक्र किया। सर, विपक्ष आरोप लगाता है कि देखिए एक जो मजहब है, एक जो धर्म है, वही बीजेपी की प्राथमिकता में है। आप एक तरफ तो लाउड स्पीकर पर रोक लगा, बाकी धर्मों के मजहबों के जो कार्यक्रम हैं उनको बेहतर तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं, ये लगातार आरोप लगा रहा है। ऐसे में वो सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला कहीं फेल हो जाता है। ये सपा का काम है। मैं प्रधानमंत्री आवास दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, शौचालय दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ, सड़कें बन रही है, सभी के लिए बन रही है, किसान सम्मान निधि जा रहा है, सभी को जा रहा है। आदरणीय मोदी जी का सपना है। अब तो कल उन्होंने लाल किला से घोषित किया है कि सबका साथ सबका विकास। अब 25 साल तक अपने कर्तव्य की बात करना चाहिए। मेरा कर्तव्य इस प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या है, उन्होंने कहा है। और विकास सभी का हम करना चाहते हैं, विश्वास भी सभी का लेना चाहते हैं। आज सभी, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू, उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश जब से मोदी, और एक भी आतंकवादी बम भी नहीं पटके। मुसलमान में खुश है, हिंदू भी खुश है उत्तर प्रदेश का। कोई नहीं चाहता है कि सपा बसपा आवे, दोनों ये चाहते हैं कि अभी नियुक्तियां हुई, सरकारी नियुक्तियां हुई, 4.5 लाख के आसपास नियुक्तियां हुई हैं। पहले सैफई खानदान से सोची जाता था, आज 1 रुपया बिना भ्रष्टाचार का और 1 रुपया रिश्वत भी नहीं लगा, और सभी की नियुक्तियां हुई हैं। और कोई नहीं देखा कि वो ठाकुर ब्राह्मण और ये मुसलमान कौन, हिंदू मुसलमान कौन है। जो उस कैटेगरी में आए, जो योग्यता के आधार पर आए, वह सभी की नियुक्तियां हुई हैं राज्य के अंदर। तो आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं है? देखिए, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान अपने धर्म के अनुसार वो अपना काम करें, मैं अपना काम करें, लेकिन इसमें अंतर क्या है? लेकिन दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहना चाहिए। सपा जो सोचती है, सपा के मन में क्या रहता है, ये मुसलमान आतंकवाद का समर्थन नहीं भाई। सिमी और आतंकवाद के नाम पर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप हमेशा विकास के नाम पर ही सरकार बना सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में मेन कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं, उनका बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का मुस्लिम तुष्टीकरण, धनतंत्र, लाठी तंत्र, और देश में जितनी भी पार्टियां अधिकांश हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। उनको लगता है कि मैं तालिबान का समर्थन करूंगा, आतंकवाद का समर्थन करूंगा, सिमी का समर्थन करूंगा और सिमी की बात करूंगा और राम भक्तों पर गोली चलवाऊंगा, तो उनको लगता है मेरे पक्ष में लोग खड़े रहेंगे। मुसलमान भी समझदार है, वो जानता है कि आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भी 3 तलाक समाप्त हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है, मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आगे विकास कर रहे हैं। आज कश्मीर की समस्या उठा लीजिए, सब सरपंच बन रहे हैं, क्षेत्र पंचायत बन रहे हैं, ग्राम प्रधान बन रहे हैं, और कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है। आज 370 धारा हटने के बाद विकास हो रहा है, लोग खुशहाल हैं। इसलिए मुसलमान भी सोचता है।
लेकिन सर एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद मुसलमान खुशहाल ना हो पाए क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं। आरोप लगातार आप पर यह भी लग रहा है कि आप लोग ही जानबूझकर समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आज़म खान साहब, उनको अपने टारगेट पर रखे हुए हैं, बेवजह उनको सताया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। आपने गरीबों की ज़मीन कब्जा किया, गरीबों को लूटा, गरीबों की प्रॉपर्टी जब्त किया, तो स्वतंत्र जी तो उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, तो कानून काम कर रहा है। कानून रिपोर्ट कर लिया है और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। हम पक्ष और विपक्ष या इनका पक्ष उनका पक्ष नहीं लेते हैं। जो दोषी है योगी शासन में वह सजा भोगेगा। और ये लोग का कोई चरित्र तो है नहीं, ये भारत माँ को डाइन कहते हैं। इसीलिए फंसाया जा रहा है? नहीं, इसीलिए नहीं फंसाया जा रहा है। कानून अपना जो गलत किए हैं वह भोग रहे हैं, उसके कारण कानून अपना काम कर रहा है। आप इतनी प्रॉपर्टी गरीबों की कब्जा किए हैं, गरीबों ने शिकायत किया, उसका जांच हुआ, आज वह फंसे हैं और कानून ही उस पर निर्णय करेगा। कोर्ट में केसें चल रही हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार में शायद यही वजह है कि मुख्तार अंसारी भी लगातार डरते रहे यूपी में आने से पहले। आपको मुख्तार अंसारी के बारे में कब से जानते हैं? आपसे कम ही जानता हूँगा। तो उनका एक बार देख लीजिए, मुख्तार अंसारी का साम्राज्य क्या है। राज्य के अंदर एक नहीं, मुख्तार अंसारी सपा बसपा शासन में जितने गुंडे थे और जितने ये लोगों का आतंक था, सरकार ये लोग चलाते थे। ठेका है, पट्टा है, ऐसे जिप्सियाँ निकलती थी ना, गाड़ियों का काफिला, तो हूटर नहीं, वो लाउड स्पीकर लगा रहता है, साइड हटो साइड हटो। इनके नाती पोते की भी गाड़ी निकलती थी तो गाजीपुर में कोई रुक नहीं सकता है। आज जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में एक झोपड़पट्टी भी कब्जा नहीं कर सकते हैं लोग। एक झोपड़पट्टी भी किसी गरीब का ये लोग कब्जा नहीं कर सकते हैं और कोई भी गुंडा हाथ नहीं डाल सकता है योगी शासन में। मैं 100% आपको विश्वास कर सीना ठोक के कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जो स्थितियां हैं वो बेहतर हुई हैं, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है सर, तो फिर देश की समाज की जो आधी आबादी है उसकी भी बात होती है। क्या उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो भी उसी तरीके से खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं जिस तरीके का भरोसा आप इन कुछ नामों को लेकर बता रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में ना के बराबर घटनाएं हैं और जो घटनाएं एक आध दो घटती हैं त्वरित कार्रवाई होती है। राज्य सरकार का पूरा मंत्रिमंडल या संगठन का कोई व्यक्ति सिफारिश नहीं करता है। जो दोषी है उसको सजा तुरंत मिलती है। इसलिए योगी शासन में कोई पक्ष इनका करना है कि उनका करना ये नहीं है। योगी सरकार बिल्कुल नियमानुसार काम और कानून काम करता है और आज कानून का राज है। मैं कह सकता हूँ कि 12 बजे रात को एक लड़की भी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में निकल सकती है। चलिए, सरकार के साथ साथ थोड़ा संगठन को भी मैं आपसे समझता हूँ सर। क्या इस आधी आबादी की उतनी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए संगठन में है, या आप कुछ विचार कर रहे हैं 2022? लगभग देखिए 2 करोड़ हमारे सदस्य हैं, लगभग 2 करोड़ सदस्य हैं राज्य के अंदर और सभी बूथों पर मेरा इकाई है, संगठन का इकाई है। मेंबरशिप फिर से करने जा रहा हूँ, पार्टी का मेंबरशिप करने जा रहे हैं और पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा होता है कि बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिला का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव होता है। कई मोर्चे प्रकोष्ठ हैं जो सभी क्षेत्रों में काम करते हैं और हमेशा हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही ऑर्गेनाइजेशन बने। जिस समाज में नहीं है उस समाज के लोग संगठन में रहें। आज की स्थिति में समाज के सभी वर्गों का पार्टी में नेतृत्व है और सभी वर्गों से लोग जुड़े हैं और सभी स्थानों पर पार्टी का काम। महिलाएं भी हैं? महिलाएं भी बड़े पैमाने पर हैं, मतलब पदाधिकारी के भी रूम में 10-11 हमारे ही पदाधिकारी के रूम में होंगे। लगभग नीचे से लेकर ऊपर तक महिलाओं का भागीदारी है और प्रत्येक क्षेत्र में। कुछ जातिगत समीकरण भी आपसे समझना चाहूँगा सर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण तबका है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, वो खफा चल रहा है और उसका राजनीतिक खामियाजा 2022 में भुगतना पड़ सकता है। क्या इस स्थिति का एहसास आप लोगों को भी है और क्या इससे निपटने के लिए कुछ कदम संगठन के स्तर पर उठाए जा रहे हैं, सरकार के स्तर पर उठाए जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है अनुराग जी। राज्य के अंदर सभी ब्राह्मण पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं और समाज के सभी वर्ग ये राष्ट्रवाद के नाम पर, पार्टी के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है,
व्यक्ति से बड़ा पार्टी, पार्टी से बड़ा राष्ट्र। आपने देखा था जब राष्ट्र पर संकट आया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया था। फिर उन्होंने जनता पार्टी का नींव रखा और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर भार आई और पार्टी कमज़ोर हुई। तब उन्होंने कहा था, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देहांत और हत्या के बाद उन्होंने कहा था कि इस तारों की रोशनी में मुझे मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उन्होंने कहा था, सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अटल जी ढूंढते हुए जब पार्टी बिल्कुल कमज़ोर हुई तो उन्होंने कहा कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। उस समय से लेकर पार्टी का उन्होंने कमल खिलाया। आज आदरणीय मोदी के नेतृत्व में न यहाँ जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है, न व्यक्तिवाद है, न परिवारवाद है, न वंशवाद है। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता ये समझते हैं कि राष्ट्र का परम वैभवशाली शक्ति संपन्न भारत का निर्माण होना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर वंदे मातरम भारत माँ का जय जयकार होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है और इसी आधार पर कार्यकर्ता का निर्माण होता है। सपा बसपा कांग्रेस हम नहीं हैं कि एक परिवार की पार्टी चलाते हैं और एक वंशवाद की पार्टी चलाते हैं। या शुद्ध रूप से पार्टी बहुत से ऐसे सम्मेलन भी चल रहा है सर, वो करने दीजिए उनको जो करते हैं, लेकिन हमारा काम है दिशा देना समाज को। मेरा काम है सबको एक रखना। हम लोग राम के अनुयायी हैं। चारों भाई में त्याग होता है, एक दूसरा त्याग करता है। इसलिए समाज के सभी वर्ग पार्टी से जुड़े हैं और आपको हमें गिनाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों चाहे मतलब सभी प्रमुख पोस्टों पर जो हैं, ये गिनाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये पार्टी सभी का है और सब लोग इसका नेतृत्व करते हैं। और ब्राह्मण तो हमारे पार्टी का एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ। ओबीसी या कुछ और जातियां नाराज़ हैं संगठन से, पार्टी से, क्या इस तरीके की कुछ जानकारी आपके संज्ञान में, खासकर पूर्वांचल में जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं, रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी संगठन प्रमुख के तौर पर, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी चुनौती कुछ बढ़ सकती है? उत्तर प्रदेश पूर्वांचल झटका दे सकता है बीजेपी को? उत्तर प्रदेश का दौरा होता है और उत्तर प्रदेश में रोज़ हम लोग मिलते हैं। लगभग सुबह 6 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं मेरे पास। जैसे निकलता हूँ बाहर तो नहाने के पहले ही 200-300 लोगों से मिल लेता हूँ। हमें तो एक कार्यकर्ता नहीं मिलता है जो गुस्से में हो। और ऐसा जातियाँ भी, ओबीसी लोगों से बात भी करता हूँ कि आदरणीय हमारी पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं और सपा की क्या स्थिति है या बसपा की क्या स्थिति इस समाज में। तो स्पष्ट बोलते हैं साहब, उनके शासन में क्या होता था लोगों ने देखा नहीं है क्या? इसलिए हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक बैकवर्ड भी जो 2017 में, 2014 में, 2019 में जितने जुड़े थे बैकवर्ड, और मजबूती के साथ 2022 में जुड़ेंगे और बड़े पैमाने पर वोटिंग करेंगे। फिर आपके जो पुराने सहयोगी हैं राजभर साहब, वो क्यों अलग अलग जगहों पर जाकर चिल्लाते नज़र आते हैं? देखिए, राजनीतिक मंच है, अपना पार्टी चलाना है, वो अपना मंच चला रहे हैं, हम अपना मंच चला रहे हैं। कभी कभी हम लोग मिल लेते हैं, उनकी इच्छा होती है तो हम लोग मिल लेते हैं। केवल उनकी इच्छा होती है या आपकी भी इच्छा? मेरी भी इच्छा रहती है, दोनों की इच्छा। अब 5-6 जो अखिलेश जी बोल रहे थे कि छोटे छोटे दल मेरे साथ हैं, अभी 5-6 दल आए थे मेरे साथ चाय पीने के लिए, चाय पिए हैं। तो लोग मिलते जुलते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग चलाते रहते हैं। वह क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। मेरा एजेंडा है कि हम विकास के नाम पर राजनीति करेंगे, हम जात के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। 5-6 दलों का जिक्र किया। राजभर साहब से जो आपकी मुलाकात हुई उसका कुछ नतीजा बता पाएंगे सर? अभी जब अकेले मिलिए तो बताएंगे। इस समय ठीक नहीं रहेगा। जो बातचीत का नतीजा है, कार्यकर्ताओं को जो बताना चाहें वो अगर बता सकते हो। कुल मिलाकर पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे से लोग मिलते हैं, उसी के आधार पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी भी 2022 के लिए ताल ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया है। विपक्ष लगातार कहता है कि वो तो बीजेपी के ही एजेंट हैं जो हर जगह जाते हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति यूपी में बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, बीजेपी को ना कोई फ़ायदा पहुँचाता है ना कोई नुकसान पहुँचाता है। आपको फिर पुनर्दन दोहराऊं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसी के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव जीतते हैं। और नेता की ईमानदारी, उसका नेतृत्व, तो हमारे साथ मेरे पास मैं कह सकता हूँ दुनिया में
आदरणीय मोदी जी जैसा नेता और राज्य के अंदर योगी जी जैसा नेता एक तरह का गांव के गरीब के लिए दिन का 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और गरीब के लिए रात दिन मरते हैं, गरीब की खुशहाली के लिए। और देखेंगे आदरणीय मोदी जी का भी जीवन, हमें नहीं लगता कि एक दिन के लिए छुट्टी लिए होंगे 7 साल में, एक दिन का भी छुट्टी नहीं है। वो चाहते हैं अपने परिवार के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड नहीं देंगे, लेकिन एक गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड देंगे। इसी तरह राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ठीक है, पिता के देहांत के बाद भी एक दिन छुट्टी लेकर नहीं गए, यानी कोरोना जैसे बीमारी के बाद भी प्रतिदिन बैठक लेना, और इस बार की दूसरा लहर खतरनाक था, फिर भी प्रतिदिन बैठक लेना और कोरोना महामारी को रोकना, इस चुनौती को अवसर में बदलना, ये आदरणीय योगी जी कर सकते हैं 24 करोड़ की आबादी को। आपने लगातार बुंदेलखंड में खुद को सक्रिय रखा है, उसका राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा भी हुआ है। 2022 में बुंदेलखंड की स्थिति बीजेपी के लिहाज से किस तरीके से आपको नजर आती है, और बीते 5 सालों में क्या कुछ बदल पाया है? बुंदेलखंड देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक इलाके के तौर पर देखा जाता रहा था, क्या स्थितियाँ बदल पाई हैं जब से आप सत्ता में आए हैं? देखिए, बुंदेलखंड में एक तो डकैत बहुत रहा करते थे, पहले लगभग 50-70 गैंग थे, धीरे धीरे सब समाप्त होते ही बुंदेलखंड में गुंडागर्दी भी, अपहरण उद्योग चलता था, और सबसे बड़ी पानी की समस्या थी। और महिलाएं चित्रकूट में गीत भी गाया करती थी, 1 टक सूप 1.25 टक मटकी, आग लगे रुखमा ददरी, भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे कसम मर जाए। पहली बार देश का प्रधानमंत्री सोचा कि घर घर पानी पहुंचाना है। आज बुंदेलखंड के 7 जिलों में मोदी जी ने मोदी जी वर्चुअल, आदरणीय योगी जी उस जिले में जाकर सभी जिलों में नींव रख दिया है। सभी गांव में एक तरह का काम शुरू हो गया है, और पानी की व्यवस्था, यानी सब घर को पानी देना है और सब घर में नल देना है। ये पहली बार देश के अंदर किसी ने व्यवस्था किया है, तो आदरणीय मोदी जी योगी ने बुंदेलखंड के लिए। तो दूसरा, बुंदेलखंड में सियासी दिक्कत नहीं है कोई, आज के डेट में नहीं। दूसरी बात जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकल रहा है चित्रकूट से लेकर जी, और आकर हम इटावा के आगे हम लोग मिलेंगे, इसके कारण जबरदस्त विकास हो रहा है। ठीक है, इसके कारण विकास है, और छोटे छोटे काम जैसे पुल है, ब्रिज है, बाकी बहुत काम है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बुंदेलखंड में बहुत काम है, गिनाना पड़ेगा। किसान आंदोलन का कुछ सियासी नुकसान क्या बीजेपी को हो सकता है उत्तर प्रदेश में, आप एसेस करके चल रहे हैं? देखिए, अभी मैं देखा पंचायत का चुनाव हुआ यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, टिकैत साहब भी लड़े थे, किसान यूनियन भी चुनाव लड़ा था। मुजफ्फरनगर में ही वो सीट नहीं पाए। वो तो कह रहे थे बीजेपी की दबंगई थी इसलिए जीत गए वो लोग। जिला पंचायत का चुनाव भी हमसे ज़्यादा जीते हैं, वो है ही नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव भी हम जी उनसे ज़्यादा लिए हैं। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष हम 67 जीते, और सभी इन क्षेत्रों में जीते। थोड़ा बहुत है उनका, थोड़ा बहुत असर मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन टिकैत साहब को स्वयं विचार करना चाहिए किसानों के हित में, चाहे गन्ना किसानों का पेमेंट हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, यानी सभी व्यवस्था यदि कोई कर रहा है किसानों के लिए तो आदरणीय मोदी। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, क्या कुछ बीजेपी के सिटिंग एमएलएज का टिकट कटने जा रहा है 2022 में? देखिए, पार्टी की एक धारणा है जनता के बीच में लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता, संगठन के प्रति समर्पण, इसी के आधार पर संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है देश का। ये सब समीक्षा करेगा केंद्रीय नेतृत्व। इस समय हमारे विधायक मंत्रीगण, समाज में उनकी लोकप्रियता है, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है, पूरा मंत्रिमंडल की लोकप्रियता है। हमारे विधायक नीचे काम कर रहे हैं, और मैं ज़बरदस्त चुनाव जीतूंगा, और उनके दम पर और कार्यकर्ताओं के दम पर नेता के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। टिकट कटने जा रहा है कुछ विधायकों का या नहीं?
ये तो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। ठीक है, जो आपकी सादगी है, जो आप अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं को वो सादगी भी पास ऑन करते हैं? आप बताते हैं कि उनको किस तरीके से रहना है, नहीं, सत्ता की चमक धमक में नहीं डूब जाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में आने के बाद भी तपस्या करता है। कार्यकर्ता का काम भी नहीं होता है, वो जो मन में सोचता है जी, फिर भी पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता है, क्योंकि वो प्रेरणा देखता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद अटल जी का, आज के आदरणीय नरेंद्र मोदी का, कि हमारे नेता प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद भी परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। तो ये संगठन जो बना है, कार्यकर्ताओं की जो टीम खड़ी है, ये सभी कार्यकर्ता मिलकर देश को खड़ा करना है और गरीब को खुशहाल रखना है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सपना है, हाँ, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल रखना है, यही धारणा है। आप देखे होंगे दिव्य भव्य कुंभ कितना जबरदस्त हुआ। देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है। इसका संदेश है कि हम गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए मरते हैं, गरीब के कल्याण के लिए जीते हैं। आज आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, झुग्गी झोपड़ी पे इंसान है, ठीक है, और गरीब है, दलित है, शोषित है, किसान है, खलिहान है, इनकी कौन चिंता करेगा? यदि आप नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेगा? ये सपा बसपा कांग्रेस से अपेक्षा कोई कर सकता है? ये तो सत्ता इसलिए बनाते हैं कि इस राज्य को लूटना है। ठीक है, जो आपने अब तक बातें कही सर, उसका समप यह है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आपसे ना ब्राह्मण नाराज़ हैं, ना ओबीसी नाराज़ हैं। पूर्वांचल में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बुंदेलखंड में बहुत विकास हुआ है, सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, नुकसान लग सकता है। अपील आप कर रहे हैं राकेश टिकैत से कि वो एक बार पुनर्विचार करें, लेकिन विधायकों का, सिटिंग एमएलएज का टिकट कट सकता है। इसको लेकर आप संकेतों में अपनी बात को कह रहे हैं? नहीं, ये संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ नेशन नेटवर्क के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर आपसे बात करें और नतीजों का विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।